Talking about the next feature of cloning vector is cloning site. Cloning site is the site at which we are going to ligate the foreign piece of DNA. ठीक है, क्लोनिंग साइट पे ही अपना जो डीएनए है वो हम लाइगेट करेंगे और वहीं और फिर उसी जीन पे अपना वो एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, क्लोनिंग साइट, द साइट वेयर GOI is ligated GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्लोनिंग साइट में आपको पता होगा कि क्लोनिंग साइट पे अगर आप अपना GOI इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको रिकॉग्निशन, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट कराओगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट कराओगे, इसका मतलब ये है कि क्लोनिंग साइट पर कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जिसको आइडेंटिफाई करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा वहां से, और फिर अपना GOI वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट के पास जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करता है और वहां से उसको कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो क्लोनिंग साइट्स में ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजफुल होगा अगर सिर्फ सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट अपने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की है वो प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही मतलब प्लाज्मिड के अंदर या अपने वेक्टर के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आ गए, तो फिर क्या होगा, वो पूरे जितने भी उसको एनकाउंटर करेगा वो रिकॉग्निशन साइट्स को अपनी सब जगह से फ्रेगमेंट्स कट कर देगा और फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे विच विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसीजर। इवेंचुअली हमारा लॉस भी हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमको वहां से हटाना है या जो इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो प्लाज्मिड या वेक्टर की एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि देयर शुड बी प्रेफरेबली अ सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होने चाहिए, उसकी कॉपीज बहुत सारे नहीं होने चाहिए, जिससे कि वो सिर्फ दो जगह पे कट करे एट द एंड, जो भी उस रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के एंड हैं सिर्फ वहीं से कट करे और अपना जो डिजायरेबल पार्ट है वो वाला पार्ट हटा दे। ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कट हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पर वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट था। सो प्रेफरेबली अ सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर द प्रोसीजर। ठीक है, उस क्लोनिंग साइट पर खुद का सिर्फ एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए जिसको वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करे और वहां से उसको रिमूव कर सके। तो अपने प्लाज्मिड के पास फॉर एग्जांपल PBr 322 की मैं बात करूं तो हेयर P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BNR stands for the scientist name which have discovered this plasmid, and this number it is going to identify the number of discovery. ठीक है, number of the series, the serial number of the plasmid that has been obtained. ठीक है, तो इस वाले प्लाज्मिड में अगर मैं क्लोनिंग साइट्स की बात करूं तो ये वाली क्लोनिंग साइट्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की होती हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की होती हैं। मतलब आप इन दोनों साइट्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लाइगेट करवा सकते हो। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स का इंपॉर्टेंस भी यही था कि ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो इसीलिए क्लोनिंग साइट्स इन PBr 322 आर ईदर ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। देखो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट जो है, ठीक है, एक तो ये क्लोनिंग साइट है। ठीक है, इसके पास कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर सकते हैं, PVU1 एंड PST1। ठीक है, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट इस वाले एम्पिसिलिन सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो अगर आपको कोई भी जीन अपना इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप उसको एम्पिसिलिन की साइट पर करवा सकते हो। और एम्पिसिलिन साइट पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, या तो आप PVU1 लीजिए या फिर आप PST1 लीजिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना है तो फिर आप कौन से जीन ऑफ इंटरेस्ट तो फिर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, या तो आप BAMH1 लीजिए या फिर आप SAL1 लीजिए। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पर कट मारने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही क्लोनिंग साइट्स PBr 322 में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए, अगर मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना है
और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एम्पिसिलिन के साइट पर इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो मैं सपोज ले लेती हूँ PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया मैंने, PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे प्लाज्मा में घूमता हुआ आया और उसको अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस सपोज कुछ इधर मिल गई, इतना पार्ट उसको अपनी रिकॉग्निशन साइट का मिल गया, उसने यहाँ से पार्ट कट किया, ठीक है। और ये तो हो गई प्लाज्मिड की बात। अब जो जहां से मैंने फॉरेन डीएनए ऑब्टेन किया है उस वाले पूरे डीएनए को भी मैं किससे कट करवाऊंगी, मैं PST1 से ही उसे कट करवाऊंगी। उसको अपनी PST1 की साइट मिली, उसने वहां से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पास में लाई और अपने प्लाज्मिड को पास में लाई, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस इज माई JOI। तो अब मैं इन दोनों को जब पास लाई ना तो क्या हुआ है, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे घुस गया और ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये यहाँ पे आके लग गया। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सीक्वेंस एम्पिसिलिन का था, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस इंटरप्ट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अब क्या होगा, जो जिस भी होस्ट के अंदर मैं ये वेक्टर भेजूंगी ना तो उस होस्ट के पास से एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एम्पिसिलिन के सीक्वेंस में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसेड़ दिया है। तो अब वो अपने एम्पिसिलिन के एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाएगा एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, क्योंकि भाई उसका जीन सप्रेस कर दिया ना मैंने। एम्पिसिलिन अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आया होता, मैंने इसको कट नहीं किया होता PST1 से, तो एम्पिसिलिन के पास उसका रेजिस्टेंस होता, उसके पास ये वाला सेगमेंट प्रॉपर पूरा होता। तो अगर मैं उसको एम्पिसिलिन पे डालती भी तो भी वो बच जाता, क्योंकि वो अब एम्पिसिलिन के लिए अपना जो जीन था वो एक्सप्रेस कर लेता। लेकिन मैंने यहाँ पे ना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो एम्पिसिलिन का पूरा जो जीन का सीक्वेंस था वो यहाँ पे इंटरप्ट हो गया, तो अब कोडिंग नहीं कर पाएगा ये अपने एंटीबायोटिक के लिए। तो ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, पूरा RDNA बन गया, इसको मैंने होस्ट में डाल दिया, 2 होस्ट ले लिए मैंने, दोनों में इसकी कॉपीज बना के दोनों में मैंने डाल दिए, ठीक है। एक ने तो ये वाला प्लाज्मिड ले लिया, दूसरे ने लिया ही नहीं, मैंने डाले एम्पिसिलिन की प्लेटिंग पे। तो जिसने ये वाला प्लाज्मिड ले लिया था वो एम्पिसिलिन पे मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? क्योंकि वो एम्पिसिलिन बना ही नहीं पा रहा है ना। और जिसने एम्पिसिलिन नहीं लिया होगा वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास भी तो नहीं था कुछ। लेकिन मैं फिर प्लेस करा रही हूँ टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है। अब मैं करा रही हूँ इसी होस्ट को, जिसको मैं इसको ना बोर्ड पे ढंग से समझाती हूँ। पहले आप इतना समझो कि क्लोनिंग साइट होती क्या है, सिलेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। क्लोनिंग साइट पे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कराते हो, एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, 2 साइट्स हैं, दोनों में से कहीं भी करवा सकते हो। एग्जांपल अब मुझसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में आप कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स या कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से कर सकते हो, या तो PBU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे या फिर PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से यूज कर सकते हो, या तो BAM-H1 यूज करोगे या फिर SAL1 यूज करोगे, ठीक है। अब मुझसे बोल रहे कि PBU1 की रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर है, तो किस में है, एम्पिसिलिन में है। PST1 की रेस्ट्रिक्शन साइट कौन से में है, तो वो भी किस में है, एम्पिसिलिन में है। अब मेरे से बोल दे कि BAM-H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर है, तो वो टेट्रासाइक्लिन में है। SAL1 की रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर है, वो भी टेट्रासाइक्लिन के अंदर है, ठीक है। अब ऑड वन आउट पूछेगा कि किस किस की रेस्ट्रिक्शन साइट BAM-H1 के अंदर नहीं है, सॉरी टेट्रासाइक्लिन के अंदर नहीं है। ऑप्शन देगा BAM-H1, SAL1, HindIII, ठीक है। अब आपको पता है टेट्रासाइक्लिन के अंदर BAM-H1 और SAL1 आ रहे हैं, लेकिन HindIII तो नहीं आ रहा ना, तो ऑड वन आउट में HindIII है। देखो EcoR1, HindIII, CLA1 एंड PBU2 ये अपने क्लोनिंग साइट्स के बाहर आते हैं। हालांकि आप कट तो यहाँ से भी करवा सकते हो, लेकिन क्लोनिंग साइट और जो अपने सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कर रहे हैं और TATR कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जो साइट्स हैं वो कर रहे हैं। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से बाहर कौन कौन से हैं, PST2, EcoR1, CLA1 एंड HindIII, ये अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बाहर हैं। ऑलराइट, ये ओराई है प्लाज्मिड का, ठीक है। और आरओपी की फुल फॉर्म बहुत ही कोने में दी गई है, क्वेश्चन आ जाएगा। आरओपी इज गोइंग टू कोड फॉर द प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ
प्लाज्मिड, ठीक है. It is going to code for the proteins which are required for the replication of plasmid. Replication of plasmid will start from ori, but the proteins or enzymes which are required for the replication will be produced from ROP site. और ROP site के पास PBU2 का restriction site है, ठीक है. क्वेश्चन आ जाएगा which site possess the PBU2 recognition site, and that is ROP, ठीक है. तो ये वाली चीजें ना याद करनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. एम्पिसिलिन के पास किस किस का है, PBU PEST1, ठीक है. टेट्रासाइक्लिन के पास किस किस का है, BAM-H1 साल्वन का. ROP के पास किसका है, PST2 PBU2 सॉरी PBU2 हाँ, इसके पास जो है वो PBU2 का है, ठीक है. किस किस के पास एंटीबायोटिक, मतलब कौन कौन सी साइड रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बाहर आती हैं, क्लावन, हिंथ्री, कोआरवन एंड PBU2 एज वेल, ठीक है. तो ये तो था PBR 322 का डायग्राम और ये थी क्लोनिंग साइट्स के बारे में. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है. तो ये नेक्स्ट टॉपिक आप लिख दो यहीं से, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स So now we are going to talk about the selection of transformants from non-transformants. देखिए क्या होता है. सबसे पहले तो आप अपने प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करवाते हैं. उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, आपके प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो गया या फिर वो नहीं हुआ. तो अगर ये वाला केस है तब तो रिकॉम्बिनेंट है. ये वाला डीएनए कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है. यहाँ पे इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर ही पड़ा है तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है. अब मैं कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैंने क्या करा है, मैंने ना बैक्टीरिया में जीन्स डाल दिए, ये सॉरी ये आरडीएनए जो था ना, ये मैंने बैक्टीरिया के अंदर डालना स्टार्ट किया, ठीक है. सपोज इस वाले बैक्टीरिया ने ये वाला डीएनए ले लिया, ठीक है, और इस वाले ने ये वाला डीएनए ले लिया. लेकिन एक केस और भी तो हो सकता है क्योंकि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप पर हैं. ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले ने आरडीएनए को एक्सेप्ट ही नहीं किया. अगर इसने आरडीएनए एक्सेप्ट कर लिया तब ये क्या बना, ये बना ट्रांसफॉर्मेंट. इसने आर और दूसरे और एक और केस बना, इसने आरडीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये क्या बना, ये बन गया है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अब हम चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर. मैंने ये जो जीन अपना घुसेड़ा था ये मैंने कौन सी साइड पे दिया था. सपोज कर लो मैंने ये वाला जो जीन है ये मैंने एम्पिसिलिन पे दिया था, एम्पिसिलिन वाली साइट पर दिया था, ठीक है. दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन लाइगेटेड एट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट. अब मैंने अगर इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पर डाल दिया है तो क्या ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, ये नहीं बनाएगा ना, क्योंकि एम्पिसिलिन का तो सीक्वेंस ही साइलेंस कर दिया ना मैंने. एम्पिसिलिन के जीन को मैंने साइलेंस कर दिया, वहां पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. अब जो चीज एक्सप्रेस होगी वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होगा, ना कि एम्पिसिलिन, ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्पिसिलिन के पास मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ एम्पिसिलिन की प्लेट. इस पूरी प्लेट पे एम्पिसिलिन डाल रखा है मैंने, ठीक है. और मैंने ये 3 बैक्टीरिया लिए, 1 2 3, ठीक है. 3 बैक्टीरिया लिए, एक ने आरडीएनए ले लिया था, एक ने आरडीएनए नहीं लिया था और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास प्लाज्मिड गया है, ठीक है. नॉन रिकॉम्बिनेंट के बाद प्लाज्मिड गया है.
नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास प्लाज्मिड गया है, तो अगर प्लाज्मिड गया है तो प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो लाइगेट ही नहीं करवा पाई यहाँ पर, तो इसके पास एम्पिसिलिन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है। ठीक है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है फिर भी, क्योंकि अभी इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। अब मैं तीनों को प्लेट करा रही हूँ एम्पिसिलिन पे। ये बैक्टीरिया 1, ये बैक्टीरिया 2 और ये बैक्टीरिया 3। बैक्टीरिया 1 के केस में क्या होगा, बिकॉज बैक्टीरिया 1 इज ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर ये ट्रांसफॉर्मेंट है तो इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस नहीं है, इसके पास सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है। तो अगर ये एम्पिसिलिन पे आया तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वाला तो डाइस। अगर ये मर गया तो मतलब क्या, मतलब कि इसने डीएनए लिया था। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेंट है। ये रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन बना के मैं वो बताऊंगी अलग से। लेकिन अगर 1 वाला मर गया तो इससे आपको क्या कंफर्म हुआ कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि मुझे तो पता थी कि मैंने एम्पिसिलिन की साइड पे डाला है तो मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, और इसने शो भी कर दिया कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये मर गया, मतलब 1 वाला तो ट्रांसफॉर्मेंट कंफर्म हो गया। दूसरे वाले के बारे में चेक करो, इसने आरडीएनए को एक्सेप्ट नहीं करा था। अब इसने आरडीएनए को एक्सेप्ट ही नहीं करा तो ना तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन है ना इसके पास एम्पिसिलिन है। ठीक है, एम्पिसिलिन तो वैसे भी नहीं होता, और टेट्रासाइक्लिन जो बचा कुछ इसमें था वो भी इसने नहीं लिया, तो ये तो वैसे भी मर गया। ठीक है, दिस वन ऑल्सो डाइस। अब इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा कि इन दोनों में से असली वाला कौन सा है, क्योंकि मर तो दोनों गए। ठीक है, तीसरे वाले के बारे में बात करो, तीसरा वाला दी जाएगा, इट विल लिव। कैसे, क्योंकि इसने प्लाज्मिड लिया था लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया था। अगर इसने प्लाज्मिड लिया था तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन भी है। एम्पिसिलिन पड़ा था, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक इसने प्रोड्यूस करी और ये बच गया। तो यहाँ से हमने अलग किसको किया, यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड, ठीक है, बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। अब इसको तो अलग से निकाल सकते हैं, अलग हो गया। अब 1 और 2 के बारे में बात करते हैं, ये दोनों मर गए। ठीक है, लेकिन अब मैं चलती हूँ दूसरे सिनेरियो पे। अब मैं प्लेट करती हूँ टेट्रासाइक्लिन पे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दो ही बैक्टीरिया लिए होंगे, एक के दो के बहुत सारे होंगे ना, तो अब मैं 2 सैंपल और उठा ले रही हूँ। एम्पिसिलिन पे टेस्ट करवाया, दोनों मर गए, अब मैं दूसरा सैंपल उठाऊंगी। 1 2 3, तीसरा वाला अभी भी जी पा रहा है, तो वो क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अब आप इसको लो चाहे ना लो, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अब हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये एक्चुअली ना नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेंट का तो अब करने वाले हैं ना। 1 वाले, थर्ड वाले को हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन में। ठीक है, अब देखो, पहले वाले ने आरडीएनए ले लिया था, आरडीएनए ले लिया था, और आरडीएनए में एम्पिसिलिन नहीं था लेकिन टेट्रासाइक्लिन तो था। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले ने क्या किया, फर्स्ट वाले को टेट्रासाइक्लिन पे मैंने प्लेट किया, और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकता था, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का मैंने कुछ भी इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ एम्पिसिलिन छेड़ा था। तो ये वाला तो जी गया, इट विल लिव। और ये सेकंड वाले की मैं बात करूं तो सेकंड वाले ने तो आरडीएनए को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अगर इसने आरडीएनए को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि इसके पास तो ना तो टी आर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है ना इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है, तो अब ये वाला तो मर गया। अब यहाँ से मैंने क्या देखा, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था। ठीक है, और ये वाला क्या था, कि ट्रांसफॉर्मेंट था। तो इसका डिफरेंशिएट मैंने क्या है, बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ऐसे किया जाता है सिलेक्शन। ठीक है,
पहले वाले फिर से समराइज कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट जिसने आरडीएनए ले लिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसने आरडीएनए नहीं लिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसने तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं लिया। अब इसके पास सिर्फ ये वाला प्लाज्मिड पहुंचा है, ये नहीं पहुंचा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं पहुंचा, सिर्फ प्लाज्मिड पहुंच गया इसके पास। ठीक है, और अगर इसके पास सीधा सीधा प्लाज्मिड पहुंच गया तो उसके पास एम्पिसिलिन भी होगा, उसके पास टेट्रासाइक्लिन भी होगा। ठीक है, अब मैंने कराई प्लेटिंग एम्पिसिलिन के ऊपर, एम्पिसिलिन के ऊपर प्लेटिंग कराई तो तब क्या हुआ, पहला वाला जो था उसके पास आरडीएनए पहुंच गया था, और अगर पहले वाले के पास आरडीएनए पहुंचा है तो आरडीएनए में एम्पिसिलिन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन पे आकर ये मर गया क्योंकि एम्पिसिलिन का सीक्वेंस एक्सप्रेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच आई हैव लाइगेटेड एट द साइट। ठीक है, तो ये तो मर गया। दूसरा वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसने तो डीएनए ही नहीं लिया है। ठीक है, अगर इसने डीएनए ही नहीं लिया है तो ना तो इसके पास एम्पिसिलिन है, ना ही इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। तो ये तो किसी पे भी डाल दो आप, दोनों पे मरना है। ठीक है, तीसरे वाले ने प्लाज्मिड तो लिया है लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट के बिना ले लिया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट के बिना लिया है तो मतलब इसके पास अभी एम्पिसिलिन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है। तो अब एम्पिसिलिन पे डाल दिया मैंने, एम्पिसिलिन पे डाल दिया तो कोई बात नहीं, इसके पास तो था प्लाज्मिड ही है इसके पास, तो ना तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने छेड़ा ही नहीं है, उसके पास एम्पिसिलिन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है, तो ये वाला यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे कि ये दोनों मर गए हैं, तो इसमें इसका मतलब इसमें से किसने लिया है और किसने नहीं लिया ये मैं कैसे मानूंगी, या किसने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो गया ये कैसे मानूंगी। ठीक है, इसमें तो पक्का पक्का पता चल गया कि इसमें तो जो है नहीं बच पाया है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एम्पिसिलिन के अकॉर्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस, तो इसमें बच गया है तो ये एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस को शो कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट तो पहुंचा ही नहीं है, तो इसको तो अलग ही कर दो, ये तो बिल्कुल ही नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सब यही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं टेट्रासाइक्लिन के पास। टेट्रासाइक्लिन पे डाली मैं फर्स्ट और सेकेंड ऑर्गेनिज्म को, पहले वाले ने आरडीएनए ले रखा था, इसके पास एम्पिसिलिन नहीं था लेकिन टेट्रासाइक्लिन था, इसको टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर मिला, इसने टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जीन एक्सप्रेस किया और ये बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि ये वाला इधर मर गया था लेकिन इधर जिंदा है। ठीक है, सेकंड वाले की मैं बात करूं तो सेकंड वाले ने तो आरडीएनए एक्सेप्ट ही नहीं करा था ना, तो ना तो इसके पास एम्पिसिलिन है ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन है, ये वाला यहाँ पे भी मर गया था और ये यहाँ पे भी मर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ देयर इज डिफरेंशिएशन थ्रू सिलेक्टेबल मार्कर्स बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो एक जीन तो आपको ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करवा रहा है और दूसरा जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जा रहा है आपको रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में बताने के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में किसने बताया, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में टेट्रासाइक्लिन ने बताया इस वाले केस में, क्योंकि ये वाला जीन जो था ये इनहेरिट हो गया है और ये दोनों केसेस में और ये टेट्रासाइक्लिन में एक्सप्रेस हो पा रहा है, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में बताया। रिकॉम्बिनेंट के बारे में आपको किसने बताया, रिकॉम्बिनेंट के बारे में आपको एम्पिसिलिन ने बताया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वाला जीन जो था वो कौन सा था, एम्पिसिलिन ही तो था जिसको आपने हटाया था, तो एम्पिसिलिन इनएक्टिवेट हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट के बारे में किसने बताया है आपको, रिकॉम्बिनेंट के बारे में इस केस में आपको एम्पिसिलिन ने बताया है। अगर आप टेट्रासाइक्लिन पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे तो भी यही कहानी बनेगी, उल्टा हो जाएगा, बस एक ऑर्गेनिज्म टेट्रासाइक्लिन पे बच जाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म एम्पिसिलिन पे मर जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेंट का, लेकिन ये वाला प्रोसेस ज्यादा देर तक आप इस पर टिके नहीं रह सकती क्योंकि इसमें आपको देखो 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है और दूसरी चीज सैंपल साइज आपको बहुत सारा चाहिए इसमें, है ना। आप सिर्फ ये 2-3 बैक्टीरिया पे टिके हुए नहीं रह सकते, आपको बहुत सारा सैंपल चाहिए, एक बार आपको उसको एम्पिसिलिन पे लेके जाना पड़ेगा, फिर एक बार आपको टेट्रासाइक्लिन पे लेके जाना पड़ेगा, एंड दैट टू विद केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेटिंग वाला मेथड थ्रू एंटीबायोटिक्स selectable marker is not too much into practical use now। अब इसके अलावा कुछ और हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के मेथड जो हैं वो डेवलप करे हैं, उसके थ्रू आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट प्लेटिंग देम ऑन द 2 एंटीबायोटिक्स। वो फिर अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट को काफी तरीके से समराइज करके आपको क्लियर कर देगा
If a foreign DNA is ligated at SAL1 site of PBr322, then transformants can be distinguished from non-transformants by plating on ampicillin और tetracycline. सबसे पहली चीज इसमें क्या देखना है कि फॉरेन डीएनए को SAL1 साइट पर लाइगेट किया गया है. SAL1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था वो एम्पिसिलिन के पास था या वो टेट्रासाइक्लिन के पास था. SAL1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस टेट्रासाइक्लिन के पास था. ठीक है, ये रहा प्लाज्मिड. ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस है और ये वाला एम्पिसिलिन का है. मैंने SAL1 साइट पे अपना फॉरेन डीएनए लाइगेट करवाया है, मतलब मैंने टेट्रासाइक्लिन की साइट पर फॉरेन डीएनए लगवा दिया. ठीक है, तो अब अगर टेट्रासाइक्लिन पे लग गया है तो क्या टेट्रासाइक्लिन एक्सप्रेस हो पाएगा? टेट्रासाइक्लिन अब एक्सप्रेस नहीं होगा. ऑलराइट, ठीक है. इसके मैंने अब 2 बैक्टीरियाज लिए, मतलब इसकी और भी कॉपीज बनाई मैंने. इस प्लाज्मिड को और रेप्लिकेट करवाया 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 करवाया, इसकी बहुत सारी कॉपीज आ गई. अब मैंने इसको 3-4 बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, इसके पास तो ये जीन पहुंच गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसके पास ये नहीं पहुंचा, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. इकोलाई की बात हो रही है. क्या इकोलाई के पास खुद का कोई रेजिस्टेंस होता है? इकोलाई के पास खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. ठीक है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके पास ये वाला प्लाज्मिड नहीं गया है. ठीक है, इसने ये वाला प्लाज्मिड एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन इसने कर लिया है. ठीक है, इसने कर लिया है, तो अब इसके पास कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आया है? इसके पास सिर्फ एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस आया है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं आया है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जीन मैंने साइलेंस कर दिया. ठीक है, और इसके पास ना टेट्रासाइक्लिन है ना ही एम्पिसिलिन है, क्योंकि इसके पास तो ये गया ही नहीं, तो ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. ठीक है, अब प्लेटिंग किसके ऊपर करनी चाहिए? अगर मैं टेट्रासाइक्लिन पर प्लेटिंग कर दूं, इन दोनों को मैं टेट्रासाइक्लिन पर ले आई, दिस इज टेट्रासाइक्लिन, दिस इज 1, दिस इज 2. 1 वाले को रखा, दूसरे वाले को भी रख दिया. ठीक है, इसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है. ठीक है, लेकिन इसके पास ना तो एम्पिसिलिन का है ना ही टेट्रासाइक्लिन का है, क्योंकि इसने तो प्लाज्मिड ही नहीं लिया ना, और इसने ले लिया है तो इसने लिया भी तो कौन सा लिया जिसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ही नहीं. ठीक है, वो अब देखो टेट्रासाइक्लिन पे मैंने दोनों रख दिए. इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है क्या? इसके पास नहीं है. ठीक है, तो ये मर जाएगा पहला वाला, द फर्स्ट वन इज गोइंग टू डाई. सेकेंड वाले की मैं बात करूँ तो सेकेंड वाले को अगर टेट्रासाइक्लिन पे रख रही हूँ तो क्या वो बचेगा या मर जाएगा? इसने तो प्लाज्मिड ही नहीं लिया ना, ना तो इसके पास एम्पिसिलिन है ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन है, तो ये टेट्रासाइक्लिन में तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है खुद को बचाने के लिए. तो टेट्रासाइक्लिन पे दोनों मर गए. क्या आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों मर गए. ठीक है, अब मैं लेती हूँ एम्पिसिलिन की प्लेट. उस पर रखा मैंने पहला और उस पर रखा दूसरा. पहले वाले ने प्लाज्मिड ले लिया था, लेकिन पहले वाले के पास टेट्रासाइक्लिन नहीं था, एम्पिसिलिन तो था. पहला वाले को मैंने एम्पिसिलिन का एक्सपोजर दिया. एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस अभी भी जिंदा है, वो साइलेंस नहीं हुआ है. तो ये वाला जो पहला वाला है ना, ये तो बच जाएगा इस पे. दिस वन इज गोइंग टू लिव. सेकेंड वाले में तो प्लाज्मिड ही नहीं लिया, ना इसके पास एम्पिसिलिन है ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है. तो अगर ये एम्पिसिलिन पे मैं इसको डाल रही हूँ तो ये तो एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा,
तो ये सेकंड वाला तो इधर भी मर जाएगा। लेकिन अब देखो एम्पिसिलिन पे प्लेस करने से एक बच रहा है और एक मर रहा है, तो आप आइडेंटिफाई तो कर पाओगे ना यहाँ से। जो बच गया वो कौन है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है। जो मर गया उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास था ही नहीं कुछ। ठीक है, तो यू कैन डिफरेंशिएट अ ट्रांसफॉर्मेंट फॉर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बाय प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि बैक्टीरिया के पास खुद का कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता है। इकोलाई का ही एग्जांपल लेके दिया जाएगा, तो इकोलाई के पास कोई भी खुद का एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस या कानामाइसिन फोरम फेनिकोल का रेजिस्टेंस नहीं होता है। उसको आप प्लाज्मिड दे के उसके अंदर ये चीजें एक्सप्रेस करवाते हो, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग सबसे पहले यही सोच के करनी है कि इकोलाई के पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले फिर से बता देती हूँ, इकोलाई के पास कुछ भी नहीं है। आपने प्लाज्मिड लिया है और प्लाज्मिड की साल 1 साइड पे फॉरेन डीएनए लाइगेट करा है। ठीक है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है अभी। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात कैसे करोगे। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो वो होते हैं ना जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया होता है या नहीं लिया होता है। ठीक है, तो अब पहले यहाँ तक पहुंचे, पहले पहले इतना क्लियर था कि इकोलाई के पास खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, PBr22 में हमने जो भी छेड़छाड़ करी वो देखी, यहाँ तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की बात आई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट कौन, जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन, जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिया। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये इकोलाई में डाला है आपने। ठीक है, इकोलाई को ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बता रहे हैं हम। अब करो प्लेटिंग। ठीक है, प्लेटिंग करोगे तो टेट्रासाइक्लिन पे और एम्पिसिलिन पे करवा के देख लो। टेट्रासाइक्लिन पे दोनों मर गए, एम्पिसिलिन पे एक बचा और एक मर गया। तो जो बच गया वो ट्रांसफॉर्मेंट, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इसीलिए डिफ्रेंशिएट आपने कैसे किया, एम्पिसिलिन पे प्लेट करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग यही सोच के करनी है कि इकोलाई के पास खुद का कुछ भी नहीं है अभी। आप उसमें प्लाज्मिड में छेड़छाड़ कर रहे हो, फिर वो प्लाज्मिड छेड़ा हुआ आप बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हो, तब वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और उसके बाद फिर आप प्लेटिंग कर रहे हो उसको अलग करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू यू फ्रॉम नाउ। लेकिन अगर अभी भी क्लियर नहीं है, जो भी डाउट्स हैं, तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर टू क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट। ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझने की हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आगे भी। सांस फूल गई मेरी तो पढ़ाते पढ़ाते।